हेलो बच्चों, आज जो है हम कक्षा 10 के विज्ञान का जो है अगला टॉपिक वियोजन या अपघटन अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। देखो, हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं और उसके साथ साथ हमने ऊष्माशोषी अभिक्रिया समझ ली है। संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ हमने ऊष्माशोषी अभिक्रिया समझ ली। देखो, रासायनिक अभिक्रिया में के अंतर्गत भी हमने बहुत कुछ सारी चीज समझ ली। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार वाले टॉपिक में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में समझ लिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, वो सब कुछ समझ लिया हमने। अब हम समझ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया हम समझ चुके हैं और उस संयोजन अभिक्रिया समझने के दौरान मैंने एक बात आपको कही थी कि विज्ञान के अंतर्गत अगर किसी क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं आ रहा है ना, तो आप उस क्वेश्चन को 4-5 बार पढ़ो, वो क्वेश्चन खुद अपना जवाब आपको दे देगा। संयोजन अभिक्रिया में मैंने आपको बताया। अब वो है वियोजन। देखो, वियोजन मतलब टूटना, वियोजन मतलब अलग अलग होना, किसी भी चीज का टूटना, अलग अलग होना, नाम से पता चल रहा। अपघटन अलग अलग होना, वियोजन अलग अलग होना, वियोजन या अपघटन अलग अलग होना। संयोजन में क्या था? संयोजन मतलब संयुक्त होना, वियोजन मतलब अलग अलग होना। मतलब आपको कहने का मतलब ये है कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के एकदम अपोजिट है, उल्टी है। जो संयोजन अभिक्रिया में होता था उसका जस्ट उल्टा वियोजन अभिक्रिया का अंतर्गत होगा, ध्यान रखना। अगर संयोजन अभिक्रिया आपको सही से समझ में नहीं आई तो आप दोबारा जाकर समझ ले उसको। जस्ट इससे पहले वाला लेक्चर ही है संयोजन अभिक्रिया का, तो संयोजन अभिक्रिया समझ ले दोबारा, और समझ में आ गई तो वियोजन अभिक्रिया बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग है आपकी वियोजन अभिक्रिया वाला टॉपिक। अच्छा, इसके साथ साथ हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी पढ़ने वाला है। देखो, हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहाँ पढ़ ली? संयोजन अभिक्रिया के साथ। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहाँ पढ़ेंगे? वियोजन अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी संयोजन के साथ पढ़ी थी और ऊष्माशोषी वियोजन के साथ पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? उसका कारण है क्योंकि ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो है उसका प्रकार वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण के अंतर्गत ही उसको समझ पाएंगे। और उष्माक्षेपी में हमने संयोजन में देखा था, उसमें से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, हमने देखा वहां, तो वो वहां पर समझी। चलो, अब हम समझने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया। अब हम क्या समझने वाले हैं? वियोजन अभिक्रिया समझने वाले हैं। तो देखो, समझना इस चीज को, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। कहाँ का डायग्राम है? एनसीईआरटी का। इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, एक बच्ची जो है वो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब है ये, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कुछ, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये जो क्वथन नली है, ये क्वथन नली, इसके अंतर्गत फेरस सल्फेट बोला था FeSO4 लिया है और इसको गर्म करेंगे। FeSO4 इसको गर्म करेंगे और जब गर्म करेगी ये लड़की इसको, तो सबसे पहले H2O निकल जाएगा, फिर FeSO4 जो है, FeSO4 फेरस सल्फेट जो है ये टूट जाएगा। तो ये अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होगी। देखो, FeSO4 लिया है टेस्ट ट्यूब के अंदर, FeSO4। अब इसको क्या कर रहे हैं? ये कैसा है? सॉलिड है। इसको दे रहे हैं उष्मा, क्या दे रहे हैं? उसको उष्मा। उष्मा देने पर ये क्या होगा? Fe2O3 के अंतर्गत टूट जाएगा, प्लस इसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैस बन जाएगी। और ये Fe2O3 जो है ये है सॉलिड, ठीक है। FeSO4 क्या है? फेरस सल्फेट। FeSO4 क्या है? अभी हमने यहाँ देखा था फेरस सल्फेट, तो लिख दो आप फेरस सल्फेट। और Fe2O3 क्या है? फेरिक ऑक्साइड। क्या है? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। FeSO4 को जब गर्म किया, क्वथन नली जो है, क्वथन नली है, इस क्वथन नली के अंदर FeSO4 को जब गर्म करते हैं तो क्वथन नली के सिरे के खुले सिरे को अपने पड़ोसी अपनी ओर ना करे। उसका कारण ये है कि इसमें से गैस निकल रही है। गैस को धीमी से अपनी नाक की ओर मोड़ दीजिए और उसको स्माइल से उसको पहचान करते हैं, है ना बेटा। तो एक्चुअली क्या होती है, इस गैस में कौन कौन सी गैसें होगी? SO2 होगी प्लस SO3 गैस होगी, इसमें होगी, ठीक है, इसके अंदर। और यहाँ टेस्ट ट्यूब के अंदर पीछे गर्म करने के बाद शुरुआत के अंदर तो क्या? FeSO4। और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें क्या मिल जाएगा बाद में? पहले तो क्या था? FeSO4 था, और जब ये गर्म हो जाएगा तब अब इसके अंदर मिलेगा हमें सॉलिड फॉर्म के अंदर Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड मिल जाएगा। टेस्ट ट्यूब के अंदर गर्म करने के बाद हमें क्या मिलेगा? फेरिक ऑक्साइड। मतलब आप यहाँ समझना, देखो, इस रिएक्शन को संपन्न कराने के लिए हम ऊर्जा दे रहे हैं, इस रिएक्शन को संपन्न कराने के लिए हम ऊर्जा दे रहे हैं। संयोजन अभिक्रिया में याद करो, वो जब रिएक्शन संपन्न हुई थी तो वहां पे वो जो चूना जो पानी में डाला तो वो बीकर भी गर्म हो गया था, मतलब रिएक्शन के साथ उष्मा उत्पन्न हुई थी। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम उष्मा दे रहे हैं। बात समझ आ रही है?
यहाँ पर उस रिएक्शन को संपन्न कराने के लिए FeSO4 को तोड़ने के लिए उसको गर्म कर रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उष्मा दे रहे हैं। वहां पर उष्मा रिलीज हो रही थी, वियोजन अभिक्रिया के अंदर हम उष्मा दे रहे हैं। जब उष्मा देते हैं तो FeSO4 किसके अंदर टूट जाता है? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो देखो यहाँ पर क्या था? FeSO4 क्या है अपने यहाँ पर? FeSO4 तो है अभिकारक है। क्या है? अभिकारक। अभिकारक, और वो भी कैसा है? एकल अभिकारक, इकलौता अभिकारक है हमारे पास। और ये उत्पाद नंबर 1, उत्पाद 1 प्लस उत्पाद 2 प्लस उत्पाद 3। उत्पाद कितने हैं हमारे पास यहाँ पर? उत्पाद हमारे पास 3 उत्पाद है हमारे पास। और अभिकारक कितना है? ओनली एक ही है। तो देखो संयोजन अभिक्रिया से जस्ट उल्टी हो रही कि नहीं हो रही? वहां उल्टा था, वहां अभिकारक ज्यादा थे, उत्पाद एकल था। यहाँ पर अभिकारक एकल है, उत्पाद 2 या 2 से अधिक है। बात समझ में आ रही है आपको? तो वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत क्या देख रहे हैं हम? वहां संयोजन अभिक्रिया से जस्ट उल्टा। तो अब यहाँ पे इसको हम लिखेंगे क्या? देखो यहाँ पर इसमें हम क्या लिख सकते हैं, समझना इसको। इसमें हम क्या लिख सकते हैं? इस अभिक्रिया में, या यहाँ से चलो यहाँ से लिख सकते हैं, जो वियोजन अभिक्रिया है या इस अभिक्रिया में, वियोजन अभिक्रिया में या इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है बताओ? अभिकर्मक कितना है? एकल। इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक, एक मिनट है ना बेटा। इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक, कितने अभिकर्मक है? एकल अभिकर्मक। ठीक है, क्या हो रहा है? टूट रहा है। एकल अभिकर्मक टूटकर क्या होंगे? छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करेंगे। टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, कर रहा है। तो ये इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो फेरस सल्फेट को हमने बात कर ली। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर सबसे पहले उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। वाटर मॉलिक्यूल निकलने के कारण इसका रंग चेंज हो जाएगा। और ये जो अपने फेरिक ऑक्साइड जो यहाँ पर बना है ना, ये फेरिक ऑक्साइड, ये सामान्यतः हरा रंग का होता है। कैसा होता है? हरा रंग का होता है। फेरिक ऑक्साइड जो हरा रंग का होता है, और इसका रंग चेंज होने के पीछे मुख्य कारण वाटर लॉस होता है। वाटर का निकल जाने के कारण इसका रंग जो है चेंज हो जाता है। एक अन्य एग्जाम्पल देखते हैं। चलो ये तो लिख दिया हमने, एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, इसको हटाओ। एक अन्य एग्जाम्पल देखते हैं आपको। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट जो था, हमने संयोजन अभिक्रिया में बनाया था, कैल्शियम कार्बोनेट जो हमने बनाया था, वो कैल्शियम कार्बोनेट कैसा? सॉलिड है। या संगमरमर का भी यही फॉर्मूला, कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर या संगमरमर, इसका यही फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर जो है कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ये चूना पत्थर है, इसको जब हम उष्मा देंगे, और भाई सीमेंट बनाते हैं ऐसे ही बनता, सीमेंट और चूना ऐसे ही बनता, उष्मा देंगे, ये कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाएगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड कैसा है? कैल्शियम ऑक्साइड तो सॉलिड होगा बेटा, सॉलिड। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसी? गैस हो जाएगी। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड, अभी हमने पिछले वीडियो के अंदर भी इसके बारे में बात की थी, कैल्शियम ऑक्साइड के अंतर्गत। देखो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने उष्मा दी, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने उष्मा दी, गर्म किया, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 के अंतर्गत टूट गया। ठीक है ना? तो टूट गया, तो एक अभिकर्मक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट गया। ठीक, एक अभिकर्मक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट गया। अब ऐसे कैसे एक अन्य एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी के अंतर्गत दिया हुआ है, ये जो लेड नाइट्रेट, क्या है बेटा? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को हमने क्या करा? तापन यानी कि गर्म कर रहे हैं। लेड नाइट्रेट को हम गर्म कर रहे हैं, और जब गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। तो देखो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? Pb, ये तो हुआ लेड, चूंकि नाइट्रेट है तो ये NO3 का ब्रैकेट लगा दो, NO3 का, और इसका होल 12 यानी 2 लिख दो। ये हो गया लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला हो गया। ये कैसा होता है बेटा? सॉलिड है। देखो कैसा है? सॉलिड है। ये नीचे डाला हुआ सॉलिड है। इस लेड नाइट्रेट को जब हम उष्मा दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, है ना बेटा? उष्मा दे रहे हैं, उष्मा देंगे तो क्या होगा? ये लेड नाइट्रेट जो है लेड ऑक्साइड के अंतर्गत टूटेगा, लेड ऑक्साइड के अंतर्गत टूटेगा,
प्लस इसके साथ साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी, प्लस कुछ मात्रा में ऑक्सीजन गैस भी निकलेगी, कुछ मात्रा में ऑक्सीजन गैस भी निकलेगी। बात समझ में आ रही है? तो लेड ऑक्साइड रह जाएगा पीछे, लेड नाइट्रेट, नाइट्रेट से बन जाएगा लेड ऑक्साइड बन जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी निकल जाएगी, इसमें से NO2 गैस निकल जाएगी, उसके साथ साथ कुछ ऑक्सीजन गैस भी निकल जाएगी। अगर इस अभिक्रिया को हम समझे, इस अभिक्रिया को हम ढंग से समझे तो देखो इसको 2PbNO3, क्या NO3 का होल्ट, ये क्या है? सॉलिड है। क्या नाम है इसका? लेड नाइट्रेट। क्या नाम है? लेड नाइट्रेट। इसको हमने क्या किया? उष्मा दी या गर्म किया। क्या किया? उष्मा दी या गर्म किया। और जब हमने इसमें उष्मा दी तो क्या बना? 2PbO। बेटा अभी हमें संतुलित समीकरण लिखना होंगे ना बेटा, हमने समीकरण संतुलन करना सीख लिया है, तब आप संतुलित समीकरण लिखोगे और संतुलित समीकरण नहीं लिखोगे। इसको क्या बोलेंगे बेटा? लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड, इसके साथ में क्या बनेगा? नाइट्रोजन डाइसल्फाइड ना बेटा, ये क्या हुआ? गैस हुई। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सॉरी ऑक्सीजन है ना इसमें से, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। डाइऑक्साइड प्लस इसके साथ में कुछ मात्रा में ऑक्सीजन गैस भी बनेगी, कुछ मात्रा में ऑक्सीजन गैस भी बनेगी। ठीक है बेटा, तो ये हुई पूरी अभिक्रिया आपकी। तो ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। हमने क्या उष्मा दी है, आप यहाँ पे लिखा हुआ तापन, देखो यहाँ पर तापन लिखा हुआ है, तो आप भी यहाँ पर उष्मा की जगह पर तापन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तापन भी लिख सकते हैं। तापन मतलब गर्म करना। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं? देखो लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को हम जब गर्म कर रहे हैं, लेड नाइट्रेट को क्वथन नली, क्वथन नली ऐसी नली होती है जो गर्म करने पर टूटती नहीं है, टेस्ट ट्यूब जैसी टेस्ट ट्यूब भी होती है, पर इसको ज्यादा गर्म करने पर भी ये टूटती नहीं है थोड़ी, है ना। क्वथन नली है बनी हुई तो कांच की ही है, लेकिन गर्म करने पर टूटती नहीं है, इसलिए इसे क्वथन नली कहते हैं। क्वथन नली के अंदर हमने क्या डाला? लेड नाइट्रेट डाला, इसको हमने गर्म किया, ताप दिया, इसको गर्म किया, और जब ये गर्म किया तो लेड ऑक्साइड में प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन के अंदर टूट गई। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस है वो निकल जाएगी, लेड ऑक्साइड उसके पीछे रहता है ना बेटा। तो इसमें हो क्या रहा? अभिकर्मक कितने हैं? देखो अभिकारक कितने हैं? अभिकारक तो एक ही है। अभिकारक, अभिकारक कितने हैं? अभिकारक ओनली एक ही है। अभिकारक कितना है? एकल। कितना है? एकल। और उत्पाद देखो, ये वो उत्पाद नंबर 1 प्लस उत्पाद नंबर 2 प्लस उत्पाद नंबर 3, वही वियोजन अभिक्रिया वाली सेम चीज आ रही। उत्पाद नंबर 1, उत्पाद नंबर 2, उत्पाद नंबर 3। बात आ रही है समझ में? बात आ रही है क्या समझ में आपको? कि यहाँ पर तीनों के तीनों ही उत्पाद देखने को मिल रहे हैं। चलो अभी एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन। आपके एनसीईआरटी का मोस्ट इंपोर्टेंट है जल का वैद्युत अपघटन। जल का वैद्युत अपघटन एग्जाम आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है इसकी, सॉरी, एग्जाम आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है जल का वैद्युत अपघटन। देखो नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? नाम से क्या समझ में आ रहा है? वैद्युत अपघटन। वैद्युत मतलब विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, अपघटन मतलब टूटना, इलेक्ट्रिक की सहायता से तोड़ना। किसको तोड़ना? जल का, यानी कि जल को। किसको तोड़ना? जल को तोड़ना। किसकी सहायता से तोड़ना? विद्युत यानी विद्युत की, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत की सहायता से जल को तोड़ना ही जल का अपघटन, जल को तोड़ना या जल को अपघटन करना। बात समझ में आ रही है? विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से जल को तोड़ना। किसमें तोड़ेंगे जल को? क्योंकि हमें पता है कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो परमाणु बाहर से आता है ना परमाणु बाहर जाता है। तो जल का फॉर्मूला क्या? सीधी सी बात है, जल का फॉर्मूला है H2O। यानी कि जल के अंदर क्या चीज है? दो चीज ही है, या तो हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है। तो जल किस में टूटेगा? या तो हाइड्रोजन में टूटेगा या ऑक्सीजन में टूटेगा, और तो कुछ बनने से रहा, है ना। पर तोड़ेंगे किसे? इलेक्ट्रिक की सहायता से। उष्मा दे नहीं, या तो उष्मा दो या कुछ कुछ बाहर से दो। यहाँ पर उष्मा की जगह पर हम क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? उष्मा की जगह पर इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? जल, देखो इसके अंदर देखो, यहाँ आप देखोगे अगर डायग्राम के अंदर देखोगे तो एक बड़ा सा प्लास्टिक मग है। क्या है बेटा? प्लास्टिक मग। इस प्लास्टिक मग के अंदर हमने जल भर रखा है। क्या भर रखा है? जल भर दिया हमने। प्लास्टिक मग के अंदर हमने भर दिया जल, और इस प्लास्टिक मग के नीचे दो छेद है बेटा। क्या है? एक छेद, छेद नंबर 1 और छेद नंबर 2।
इस दोनों छेद के अंदर एक एक कार्बन की ग्रेफाइट की रोड लगा दी। हमने क्या लगा दी? ग्रेफाइट रोड या कार्बन रोड या ग्रेफाइट रोड, है ना बेटा। ग्रेफाइट क्या होता है? देखा है कभी ग्रेफाइट आपने? आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। आप जो सीसा पेंसिल यूज करते हैं ना, सीसा पेंसिल, इस सीसा पेंसिल के अंदर जो ब्लैक ब्लैक दिखता है ना, वो सीसा नहीं है, वो ग्रेफाइट है। वो सीसा नहीं है, ग्रेफाइट है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, चूंकि कॉमन नाम प्रचलन में आ गया सीसा पेंसिल, पहले सोचा ये सीसा है और नाम प्रचलन में आ गया, इसलिए उसको सीसा पेंसिल ही कहते हैं, बाकी वास्तव में वो ग्रेफाइट है ना। तो यहाँ पर हम 2 ग्रेफाइट की छड़ यूज करेंगे, 2 ग्रेफाइट की छड़ यूज करेंगे। उस मग के अंदर छेद करके 2 ग्रेफाइट की छड़ लगा दी और पीछे से दोनों ही छड़ को बैटरी से जोड़ दिया। पीछे से दोनों ही छड़ को बैटरी से जोड़ दिया। एक 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी से पीछे से दोनों को ही इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया। 1 नंबर को भी जोड़ दिया, 2 नंबर को भी जोड़ दिया। और जो स्विच ऑन करेंगे, आप जो स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगी कहाँ? वाटर के अंदर। और वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगी तो जल, वाटर या जल जो है किस में टूटेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा। क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर नॉर्मली धन पॉजिटिव चार्ज रहता है, ऑक्सीजन के ऊपर नॉर्मली नेगेटिव चार्ज रहता है, इसलिए वह इलेक्ट्रोड दोनों, एक तो इधर बन गया, एक इधर बन गया, तो एक साइड में तो क्या इकट्ठी हो जाएगी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ इकट्ठी रहेगी? जो पॉजिटिव चार्ज वाला वायर है वहां पे ऑक्सीजन इकट्ठी हो जाएगी, और जो नेगेटिव चार्ज वाला है वहां पर हाइड्रोजन इकट्ठी हो जाएगी टेस्ट ट्यूब में। एक साइड में ऑक्सीजन इकट्ठी होती जाएगी, एक साइड में हाइड्रोजन इकट्ठी होती जाएगी। एक साइड में ऑक्सीजन इकट्ठी टेस्ट ट्यूब में इकट्ठी होती जाएगी, एक साइड में। भाई हमने क्या किया? टेस्ट ट्यूब को पूरा पानी से भर के उल्टा किया, फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की। देखो ऐसा है, हमें कैसे पता चलेगा? देखो हम टेस्ट भी करेंगे कि इसमें कौन सी गैस है। हम क्या करेंगे? मग के अंदर पानी है, टेस्ट ट्यूब को पूरा पानी से भर के फिर उल्टा करते हैं। ऐसा नहीं टेस्ट ट्यूब के अंदर हम वाटर जगह रखे, एयर के लिए, हवा के लिए जगह रखे, नहीं, टेस्ट ट्यूब पूरी भरी हुई है। और जब हमने इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दिया, तब जो वाटर टूटेगा उससे जो गैस बनेगी वो टेस्ट ट्यूब में ऊपर की ओर बढ़ रही है। ऊपर की ओर जो भरी, जो आपको डायग्राम ऊपर की ओर जो खाली स्पेस दिख रहा है ना, हाइड्रोजन की ओर थोड़ा ज्यादा और ऑक्सीजन की ओर थोड़ा कम, तो वो स्पेस किससे भर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से। वाटर टूट टूट के वो हवा बन रही है, वो हवा से वो स्पेस भर रहा है। ठीक है, अब जब ये थोड़ा भर जाएगा तो हम टेस्ट कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कौन सी टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑक्सीजन है और कौन सी के अंदर हाइड्रोजन है ना। तो नॉर्मली तो हमें आवेश से हमें पता है कि इसमें हम कौन सा आवेश उसे हम पता कर लेते हैं, पर ऑक्सीजन ही है या हाइड्रोजन ही है ये हम कैसे कंफर्म करें? तो इसके लिए हम ऑक्सीजन का टेस्ट करते हैं। हमें पता है कि ऑक्सीजन जलाने में सहायक है। हम जलती हुई टेस्ट ट्यूब को वहां से हटाकर जलती हुई तीली उसके मुंह के और पास ले जाएंगे, तो चूंकि ऑक्सीजन जलाने में हेल्प करती है तो तेजी से जलेगी, तो कंफर्म हो जाएगा ऑक्सीजन है। और चूंकि हाइड्रोजन हमें पता है फटाके की तरह फट 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 के आवाज के साथ जलती है हाइड्रोजन, तो दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब के ऊपर जलती हुई आग तीली ले जाएंगे तो फट फट की आवाज के साथ जलेगी, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये हाइड्रोजन गैस है। तो हमने क्या किया? वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की। हमने क्या किया? वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की। तो ये रिएक्शन कुछ ऐसे होगी, जैसे ये है H2O, और इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो इसे हाइड्रोजन गैस बनेगी प्लस ऑक्सीजन गैस बनेगी। जो कि हमें संतुलित समीकरण लिखना होता है, अब तो 2H2, ये लो, ये लगा दिया, ये होगी। ये क्या हुआ बेटा? ये जल है, ये जल एक अभिकारक, ये हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, और ये ऑक्सीजन गैस। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन आप हिंदी में लिख दो, आप अंग्रेजी मतलब हिंदी में लिख दो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक बेटा, तो हमने जल का वैद्युत अपघटन सीख लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आने की, चाहे आपका टेस्ट हो, चाहे मेन एग्जाम हो, चाहे हाफ ईयरली, जो भी एग्जाम, उसमें आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना बेटा। तो ये आप अच्छे से पढ़ के जाएं। इसके साथ साथ अब एक आगे एग्जाम्पल और देख लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा मैं अभी आपको बताता हूँ। ये भी बहुत अच्छा, देखो एक चाइना डिश, चाइना डिश ऐसी डिश है जो नॉर्मली किसी भी क्या कहते हैं केमिकल के साथ नॉर्मली वो रिएक्शन नहीं करती। चाइना मिट्टी से बनी हुई एक डिश होती है, प्लेट होती है, तो नॉर्मली रसायनों के साथ अभिक्रिया नहीं करती, इसलिए हम चाइना डिश का यूज करते हैं। क्योंकि वो किसी सामान्यतः वो निष्क्रिय होती है, किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती, तो हम चाइना डिश में लेते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं हम कि कम से कम ये चाइना डिश जिसके अंदर ये रसायन पड़ा हो, ये तो इसके साथ रिएक्शन ना रिएक्शन नहीं करेगी, है ना। तो चाइना डिश के अंदर हम क्या लेते हैं? सिल्वर क्लोराइड लेते हैं। क्या बेटा क्या लेते हैं? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? AgCl, AgCl।
ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। देखो इससे एजी से एक जोक सुनाता हूं मैं आपको। एक्चुअली मेरे पास एक व्हाट्सएप पे एक जोक आया था, मुझे थोड़ा उससे बहुत ज्यादा हंसी आई, जो मैं आपको सुना देता हूँ, है ना। कोई मेरा जोक नहीं है, तो वैसे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जोक है कि उसमें लिखा हुआ था, पता है पत्नियां अपने पति को एजी सुनते हो क्यों कहती हैं। ऐसा जोक था, उसमें नीचे आंसर लिखा हुआ था, क्योंकि पत्नियां अपने पति को अबे गधे नहीं कह सकते, इसलिए वो अबे का ए और गधे का जी शॉर्ट फॉर्म में एजी बोलते हैं। मेरा नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जोक है, जो मैंने आपको सुना दिया है। इस प्रकार के जोक आते रहते हैं। एजी मतलब अबे गधे नहीं है, यहाँ पे एजी का मतलब यहाँ पर सिल्वर है। क्या है? सिल्वर, और सीएल का मतलब क्लोराइड। एजीसीएल सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को हमने लिया चाइना डिश में और सूर्य के प्रकाश में हमने रख दिया। तो अभी सूर्य के प्रकाश से रिएक्शन करेगा और सूर्य के प्रकाश से रिएक्शन करके इसका रंग कैसा हो जाता है? धूसर रंग हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा? धूसर रंग हो जाता है। क्यों होता है? तो देखो, ये एजीसीएल क्या है? सॉलिड है। सिल्वर क्लोराइड क्या है? सॉलिड है। जब इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश गिर रहा है, देखो ये गिर रहा है सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य का प्रकाश जब इसके ऊपर गिरेगा तो क्या होगा? गिरने के बाद ये जो सिल्वर अलग हो जाएगा, प्लस इसमें से क्लोरीन गैस निकल जाएगी। क्लोरीन गैस निकल जाएगी, सिल्वर अलग हो जाएगा। और अब ये जो सिल्वर है ये धूसर रंग का मिलेगा आपको। कैसे मिलेगा? ये सिल्वर जो है धूसर रंग का मिलेगा। ठीक है, और ये क्लोरीन गैस निकल जाएगी। क्लोरीन गैस निकल जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये तो समझने लायक थी। अब इंपॉर्टेंट समझो आप। इसमें से एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और पूछी जाती जो है, तो सिल्वर क्लोराइड की जगह पर आपको पता है, देखो आप आगे पढ़ेंगे, एक होता है हैलाइड ग्रुप। हैलाइड ग्रुप के अंदर होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इन चारों के लगभग गुणधर्म सेम होते हैं। इन चारों के गुणधर्म सेम होते हैं, ये लगभग, है ना। ये यहाँ पे ये क्लोरीन वगैरह जो है, तो इन सब के गुणधर्म लगभग सेम होते हैं। तो इनको आगे पढ़ेंगे हम। अभी आप इतना सा ध्यान रखना कि अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो सिल्वर क्लोराइड है ना, इसकी जगह पर एक नया पदार्थ ले रहे हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? सिल्वर ब्रोमाइड ले रहे हैं। तो चलो कर लेते हैं, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड लिया। इसके ऊपर जब सूर्य का प्रकाश गिरा, क्या गिरा? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, इस सूर्य के प्रकाश से रिएक्शन करेगी और सूर्य के प्रकाश से रिएक्शन करने के बाद ये भी सिल्वर बनाएगा, प्लस ब्रोमीन गैस बना देगा उसके साथ में। ब्रोमीन बना देगा। सिल्वर के साथ ब्रोमीन बना देगा। ठीक है, सिल्वर बना, सिल्वर के साथ ब्रोमीन बन गया। ठीक है, लिख दो आप सिल्वर, तो ये रहा ब्रोमीन। सिल्वर के साथ ब्रोमीन बन गया। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। पता है आपको क्यों? क्योंकि आपको पता है, आपको याद होगा, अब तो आजकल तो हम मोबाइल में से फोटो खींचते हैं, मेमोरी कार्ड के अंदर फोटो स्टोर रहता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, कैमरा के अंदर मेमोरी कार्ड, हर जगह मेमोरी कार्ड में फोटो जो है स्टोर रहता है। ठीक है, आप तुरंत फोटो देख सकते हो कैसा फोटो लिया है। पहले क्या होता था? ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होते थे। एक नेगेटिव रोल आता था, कैमरे का नेगेटिव रोल आता था, रील आती थी एक लंबी सी जो कैमरे में लगती थी, उससे फोटो क्लिक किए जाते थे। तो जो रील जो थी, उस रील से जो फोटो, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो या जो फोटो क्लिक किए जाते, उस रील के ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड लगा हुआ आता, और उस सिल्वर ब्रोमाइड उस रील के ऊपर लगा हुआ था। जब फोटो क्लिक करते तो वह लाइट जो टकरा के वापस आती तो उस रील के ऊपर गिरती, तो उसका चित्र बन जाता था इस रिएक्शन से। तो ये जो है, आप लिख सकते हो, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। इसका कहा गया यहाँ, आप लिख सकते हो श्याम यानी कि ब्लैक, श्याम मतलब ब्लैक, श्वेत यानी सफेद, व्हाइट, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। श्याम भाई, जो कैमरे का पहले नेगेटिव रोल वाला जो कैमरा आता था, उसमें ये अभिक्रिया, इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता था। ठीक है, इसमें उस नेगेटिव रोल वाला जो कैमरा होता था, उसमें इस प्रकार की अभिक्रिया का उपयोग किया जाता था। तभी आपको समझ में आ गया। देखो इसके अंदर का हमने अभी तक क्या पढ़ा, समझना। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत हमने ये देखा कि वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक अभिक्रमक दो या दो से अधिक उत्पाद के अंदर टूट जाता है। दो या दो से अधिक उत्पाद के अंदर टूट जाता है। सबसे पहले हमने जो है फेरस सल्फेट को देखा,
फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर टूटा। फिर कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर टूटा। उसके बाद जो है हमने लेड नाइट्रेट को गर्म किया, तब वो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन के अंदर टूटा। उसके बाद हमने जल का विद्युत अपघटन करवाया, तब वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर टूटा। ठीक है, उसके बाद हमने जो है सिल्वर क्लोराइड को सूर्य का प्रकाश दिया तो वो सिल्वर के अंदर और क्लोरीन के अंदर टूटा। फिर सिल्वर ब्रोमाइड को हमने सूर्य का प्रकाश दिया तो सिल्वर और ब्रोमीन के अंदर टूटा। अब यहाँ पर एक चीज देखना आप, हम जो है फेरस सल्फेट को गर्म कर रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, फिर उसके बाद जो है लेड नाइट्रेट को गर्म कर रहे हैं, यहाँ पर इसको विद्युत उष्मा दे रहे हैं, विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं, या सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा दे रहे हैं। तो कुल मिला के ये सारी अभिक्रियाएं जो है लगभग इनमें से लगभग सारी अभिक्रिया जो है वो संपन्न होने के लिए उष्मा ले रही है। संयोजन अभिक्रिया में उष्मा दे रही थी, यहाँ पर इस अभिक्रिया को संपन्न होने में ये उष्मा ले रही है। तो वे अभिक्रिया जो संपन्न होने के दौरान उष्मा लेती हैं उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रिया जिनको संपन्न कराने के लिए हमें उष्मा देना पड़े, या वे अभिक्रिया जो संपन्न होने के दौरान उष्मा ग्रहण करती, उष्मा ग्रहण करने के बाद ही संपन्न होती है, इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो देखो उष्मा सेपी हमने संयोजन में पढ़ा। अभिक्रिया उष्मा के आधार पर, उष्मा ले या दे इस आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की होती है ना बेटा। देखो समझना इस चीज को, थोड़ा आगे ले लेते हैं, यही समझ लेते हैं। उष्मा के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की होगी। अगर उष्मा देती है संपन्न होने का दौरान, दे अगर ना उष्मा दे तो उष्मा सेपी, और अगर उष्मा ले अभिक्रिया को संपन्न कराने के दौरान उष्मा दे लेती है या हाँ उष्मा ले अभिक्रिया संपन्न होने के दौरान अभिक्रिया अगर उष्मा ले है ना तो उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ये उष्मा का शोषण करती है, उष्मा लेती है, अपने अंदर लेती है, अभिक्रिया संपन्न होने के दौरान उष्मा लेती है ना। या इसको दूसरे रूप से भी कह सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जो संपन्न होने के दौरान उष्मा देती हो, या उष्मा देती हो संपन्न होने के दौरान, अगर वो उष्मा दे रही उत्पाद के साथ अगर उष्मा दे रही है तो उष्मा सेपी, और अगर वे अभिक्रिया जो अभिकारक के साथ संपन्न होने के लिए उष्मा लेती हो तो उष्मा शोषी। बात समझ में आ रही है? समझ में नहीं आया तो दोबारा कमेंट कर देना, पूछ लेना, मैं बता दूंगा। और अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले, जिससे कि हम मोटिवेट होकर जल्दी से जल्दी और अच्छी क्लासें आप लोगों के लिए लेकर रहे हैं। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।